नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसका उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोसैकेराइड अच्छे से कंप्लीट करवाया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट प्रकार मतलब सैकेराइड की उपस्थिति के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हर बार की तरह यदि आप हमारी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, फटाफट 5 मिनट के अंदर रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके भी काम में आने वाला है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। पूरा डीप में नहीं जाएंगे, बस हम फटाफट तरीके से क्या करते हैं, रिवीजन करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि सर हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था। हम लोगों ने 3 शब्द लिए थे। एक शब्द लिया था क्या, एक शब्द लिया था यहां पर हम लोगों ने पोषक तत्व, पोषक तत्व। एक शब्द हम लोगों ने लिया था पाचन, और एक शब्द लिया था हम लोगों ने पोषण। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं इसे हम लोग। डाइजेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि पोषक तत्व क्या होते हैं। जो भैया मान लो ये आप हो, ये आपका बॉडी है, आपकी बॉडी के विकास वृद्धि के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करते हो, मार्केट जाते हो, तो ये सभी काम करने के लिए, ये सभी काम करने के लिए क्या होता है, हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। कंटिन्यू हमारा शरीर विकास करते रहता है, वृद्धि करता है। हम बचपन में छोटे थे, अब बड़े हुए, ये क्या हुआ, हमारे शरीर का विकास हुआ, वृद्धि करते रहते हैं हम लोग। तो शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक तत्व आप ग्रहण करते हैं वही तत्व क्या कहलाते हैं, वो तत्व कहलाते हैं क्या, पोषक तत्व। ठीक है, तो कुल मिला के भैया ये जो इंसान है, इस इंसान के बॉडी के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए अगर जो भी आवश्यक तत्व वो ग्रहण कर रहा है या जो तत्व खा रहा है तो उन्हीं तत्वों को हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व। क्लियर है। फिर हमने देखा था कि सर अगर ये मान लो ये इंसान जो है क्या खा रहा है, कचौरी खा रहा है, सेवफल खा रहा है, पपीता खा रहा है, XYZ ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, तो क्या कर रहा है, पोषक तत्व को ग्रहण कर रहा है। तो पोषक तत्व को ग्रहण करना ही, पोषक तत्व को ग्रहण करना, खाना, अपनी भाषा में कहे तो पोषक तत्व को खाना क्या कहलाएगा, वो कहलाता है पोषण। ठीक है, और यदि हम बात करें डाइजेशन की, कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी खाना खाते हो वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। एक्चुअली क्या होता है कि अधिकांश हम चीज क्या खाते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में भी क्या खाते हैं, स्टार्च वगैरह खाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है स्टार्च ही खाता रहता है, बाकी चीजें भी खाते हैं, लेकिन मान लो कि वो क्या होता है, जटिल अणु के रूप में होता है। तो उसी जटिल अणु को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ना और तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना, वह प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वह प्रोसेस कहलाती है भैया क्या, हमारी पाचन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको मैं अच्छे से पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, या उसकी परिभाषा देखी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो परिभाषा आप दे दोगे, बता ही दोगे कि भैया खुद के ऊपर लो, हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं वही क्या कहलाएंगे, पोषक तत्व। अब आप जानते ही हैं कि सर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बता देंगे कि सर पोषक तत्व कितने प्रकार के होंगे। पोषक तत्व होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे भैया, एक देखो, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो न्यूट्रेंट, और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रेंट। 2 प्रकार के होंगे, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट। वे पोषक तत्व जिनका सेवन हम लोग उच्च मात्रा में करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। वृहद या
वृहत या दीर्घ, यह हम बोल सकते हैं कि भैया ज़्यादा मात्रा में सेवन करने वाले पोषक तत्व क्या कहलाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ठीक है, वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि इनका यूज़ हम किस में करेंगे, ग्राम में करते हैं। किस में करेंगे, ग्राम में। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका यूज़ किस में करेंगे हम लोग, मिलीग्राम में करते हैं। किस में करेंगे, मिलीग्राम में। फिर हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था कि इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देख लें, फटाफट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैक्रो की बात कर ले, मैक्रो में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट। फिर देखा था हम लोगों ने क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद देखा था फैट, फैट के बाद देखा था वाटर, वाटर के बाद देखा था हम लोगों ने प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद प्रोटीन के बाद देखा था एक अकेला कौन सा, विटामिन, विटामिन सी। ठीक है, और अगर हम बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो में दो चीज आएगा, एक तो आएगा खनिज तत्व, एक क्या आ जाएंगे, खनिज तत्व, और एक आते हैं बाकी बचे विटामिन। एक क्या आ जाएगा, बाकी बचे विटामिन, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने। इसको देखने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना स्टार्ट किया था। और कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, यदि आप बात कर लो कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, तो थोड़ा स्पीड से मैं इसको कवर कर रहा हूं क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको 5 मिनट के अंदर, क्योंकि क्या है पिछले वीडियो में इसको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, हल्का सा टचअप देखिए, मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट सर एक्चुअली क्या है, यदि इसका आप शब्द को तोड़ोगे तो यहां से आपको दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक होता है कार्बो और एक होता है हाइड्रेट। क्या मिलेगा आपको, कार्बो प्लस हाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट। जहां पर कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। अब बताइए कि कार्बन का संकेत क्या होगा, कार्बन का संकेत होता है C, और वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। तो हम ये कहा था ना हम लोगों ने कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं, जिसमें इनका अनुपात क्या होता है, तो इनका अनुपात होता है 1:2:1। क्या होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे शरीर को लगभग 70% ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। 70% ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था इसके प्रकार, तो इसके सैकेराइड की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है यहां पर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आधा लिखा मैंने यहां पर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और फिर क्या हुआ था, मैंने आपको पॉलीसैकेराइड के तीनों एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एग्जांपल तो 5 कराए थे। जैसे कि कौन कौन से, एक कराया था ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के बाद में मैंने आपको बताया था राइबोज, और फिर बताया था डीऑक्सी राइबोज। क्या बताया था, डीऑक्सी राइबोज बताया था। क्लियर है। और फिर जैसे कि ग्लूकोज की बात कर लें, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। फिर दूध में पाए जाने वाली शर्करा गैलेक्टोज होती है। फिर प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो राइबोज पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो और दूसरी बात, जैसे कि हम बात कर ले भैया ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे, ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर के बाद ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में। कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। इसी कारण से इसे हम क्या बोल देंगे, ब्लड शुगर। और यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, एक कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। और यही स्थिति क्या होता है, यदि अधिक समय तक रहती है
तो इसी स्थिति को क्या कहेंगे, इसी स्थिति को हम कहते हैं डायबिटीज। क्या कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं जिससे हम लोग मधुमेह या फिर शुगर या फिर हम बोलते हैं ना कि शुगर या डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है, वही होता है। और एक्चुअली क्या होता है कि जो हम ग्लूकोज खाते हैं, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, अभी हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन क्या होता है। तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा इंसुलिन। कौन करेगा, इंसुलिन। और इसी इंसुलिन की खोज किसने की थी, इसी इंसुलिन की खोज की थी किसने, इसकी खोज की थी भैया फ्रेडरिक बेंटिक ने। किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिक ने की थी। याद रखना सारे दोस्तों कि ये सारे फैक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो फ्रेडरिक बेंटिक देखा था हम लोगों ने। फिर फलों में पाए जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने क्या पिछले वीडियो में देखे थे। क्लियर है, जहां पे आप उस वीडियो को जाकर फिर से देख सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे फैक्ट आपको याद आए होंगे। ठीक है, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से मोनोसैकेराइड को कवर किया था। किसको कवर किया था, मोनोसैकेराइड को। ठीक है, आज उसी के आगे हम बढ़ेंगे और अब क्या कंटिन्यू करेंगे, ओलिगोसैकेराइड। क्या कंटिन्यू करेंगे प्यारे दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड। देखिएगा जरा, ये अच्छे से मैंने आपको चार्ट बना के समझाया था पूरा, ये क्या होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं सीधे ओलिगोसैकेराइड की ओर कि ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, चलो अब आते हैं आज के हमारे सीधे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा, मोनोसैकेराइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सैकेराइड का मतलब क्या होता है। सैकेराइड देखो, मोनो का मतलब वहां पर क्या था, एक। सैकेराइड का मतलब क्या होगा, सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शर्करा या शुगर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शुगर या शर्करा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शुगर या शर्करा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ओलिगोसैकेराइड किसे कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड किसे कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड एक्चुअली होता क्या है। ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या कि भैया ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एक से अधिक मतलब कितना, 2, एक से अधिक, और 10 से कम मतलब कितना, 9। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 1 से अधिक मतलब कितना, 2, और 10 से कम मतलब कितना, 9। 2 से लगाकर 9 तक मिनिमम 2, मैक्सिमम 9। तो 2 से लगा के 9 तक सैकेराइड उपस्थित होती है या सैकेराइड यूनिट्स उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर क्या इसी को डाइसैकेराइड कहते हैं। नहीं, डाइसैकेराइड क्या है, इसका एक प्रकार है। डाई मतलब क्या होता है, 2, और सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। क्या होता है, शुगर। ठीक है, तो देखो ओलिगोसैकेराइड मतलब यह ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 9 सैकेराइड की इकाइयां उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लगाकर 9 तक सैकेराइड की यूनिट्स प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग सैकेराइड की उपस्थिति के आधार पर क्या होता है, इनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है डाइसैकेराइड। 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब होता है डाई, और इससे हम बोल सकते हैं डाइसैकेराइड। अगर जिसमें केवल 2 सैकेराइड की यूनिट्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। जिसमें यदि 3 सैकेराइड के अणु होंगे या सैकेराइड की यूनिट्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड। क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड। क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड। जिसमें 4 सैकेराइड की यूनिट्स होगी, 4 सैकेराइड की यूनिट्स होगी उसे हम कहेंगे टेट्रा। उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रासैकेराइड। क्या कहेंगे, टेट्रासैकेराइड, है ना, टेट्रासैकेराइड। यदि 5 सैकेराइड के अणु है तो हम क्या बोल देंगे, पेंटासैकेराइड। क्या बोल देंगे, पेंटासैकेराइड। 6 है तो हेक्सासैकेराइड, 7 है तो सेप्टासैकेराइड, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नॉन। ठीक है, और ये क्या होगा कि यहां पर सैकेराइड यूनिट्स के आधार पर इनका नाम चेंज होते जाएगा। क्लियर है, अब ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड।
क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड आप लोग समझ गए होंगे कि ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट या वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 9 तक सैकेराइड की यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए जरा अब इसके अंदर हमको क्या क्या कंटिन्यू करना है, क्या क्या पढ़ना है, देखिएगा जरा आप लोग कि ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या होता है? हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसमें एक्चुअली क्या है कि मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़कर, है ना, हो सकता है कि 2 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़े, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, इसके अणु आपस में जुड़ के हम क्या बना देंगे? डाई। अब 2 जुड़े तो डाई, 3 जुड़े हैं तो ट्राई, 4 जुड़ा तो टेट्रा, 5 जुड़े तो पेंटा। ये डिपेंड करता है कि बन क्या रहा है ना, तो वो हम देखने वाले हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखिएगा जरा। जैसे कि हम देखेंगे इसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे लैक्टोज, सेकंड पर होता है माल्टोज, क्या होगा? माल्टोज। नंबर 3 पर माल्टोज हो गया। माल्टोज के बाद हम लोग देखेंगे यहां पर क्या? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं यहां पर, ठीक है। और नंबर 4 पे हम देखेंगे ट्रायोज। क्या होगा? ट्रायोज होगा। नंबर 4 पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ट्रायोज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 पर क्या हो जाएगा? ट्रायोज। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि भैया चलो बताओ लैक्टोज जो है किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे, आप इसका आंसर क्या देंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड। आपसे पूछे कि फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा होगी? फ्रक्टोज जो होगा वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पढ़ा था कि भैया प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी है? तो वो है फ्रक्टोज। इसी कारण से फ्रक्टोज किस में आ जाएगा? मोनोसैकेराइड में। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, ठीक है। इसी प्रकार से अब लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ट्रायोज, ये सभी किसके एग्जांपल है? ओलिगोसैकेराइड के। हाँ, ये डिपेंड करता है कि लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज सभी किसके एग्जांपल है? ये तीनों एग्जांपल है किसके? डाइसैकेराइड के। किसके एग्जांपल है? डाइसैकेराइड के एग्जांपल है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक करके सभी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लैक्टोज की, कि सर लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज को पहली बात तो क्या क्या कहा जाता है वो देखिएगा जरा। लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मिल्क शुगर। आप कहोगे सर आपने तो गैलेक्टोज बताया था। क्या बताया था मैंने? गैलेक्टोज, ठीक है, मतलब दूध की शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। कौन सी है? लैक्टोज। देख लो, अब याद रखना प्यारे दोस्तों कि एक्चुअली होता क्या है रियल में, जो लैक्टोज है ये रियल में क्या है? तो रियल में ये डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे कि लैक्टोज है वो किन किन मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बना है? लैक्टोज किन किन मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बना है? तो याद रखना लैक्टोज जो है मिलके बना है किससे किससे? ग्लूकोज प्लस हम बात कर लें गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनेगा? के मिलने से बनेगा लैक्टोज। क्या बन जाएगा? लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनेगा? लैक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टोज। देखो अब एक्चुअली क्या है यहां पर एक्चुअली क्या है कि जो ग्लूकोज है ये एक प्रकार से क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड। और लैक्टोज यहां पर क्या हो जाएगा? एक सेकेराइड और ये कितने हो जाएगी? दो मतलब क्या होगा? डाइसैकेराइड। क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड, ठीक है। तो पहला प्रश्न याद रखना कि लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो में किस प्रकार की शर्करा है? डाइसैकेराइड। अब लैक्टोज किन किन चीजों से मिलकर बना है? किन किन सैकेराइड से मिलकर बना है? तो एक तो है भैया ग्लूकोज प्लस एक है गैलेक्टोज, ठीक है। अब चूंकि दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और यदि आप क्या करेंगे इस लैक्टोज शुगर को यदि आप क्या करते हैं? बर्न करते हैं, गर्म करेंगे। क्या करेंगे इसे? आप लोग गर्म करेंगे, ठीक है। यदि आप क्या करते हैं? इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है? ये 2 अणुओं में टूट जाता है। यदि इसे आप गर्म करेंगे तो 2 अणुओं में वापस टूट जाएगा। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा ग्लूकोज प्लस एक हो जाएगा यहां पर गैलेक्टोज। एक क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज,
क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। ये लो भैया, ये मेरा प्रश्न नहीं है, व्यापम का प्रश्न है, परीक्षा का प्रश्न है ना, परीक्षा पूछ चुका है कि भैया क्या है, लैक्टोज को जब गर्म किया जाता है तो हमको कौन कौन से कितने कितने अणु प्राप्त होते हैं। तो याद रखना, जब एक्चुअली क्या है, यदि आप लोगों ने ईंटों को मिला करके एक दीवार बनाई है और जब दीवार को तोड़ेंगे तो ईंटें ही मिलेगी ना, सोना थोड़ी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ईंट मिलेगी। ठीक है, आपने क्या किया भैया, बहुत सारी ईंटों को आपस में जोड़ा, जोड़ के एक दीवार बनाई और दीवार को जब तोड़ा तो वापस ईंट प्राप्त होगी कि सोना प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ईंट प्राप्त होगी ना। वैसे ही जब क्या है यहाँ पर लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो उसी प्रकार क्या होगा, जब लैक्टोज को हम वापस क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होता है, ये वापस से टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो अब देखो मैंने क्या कहा कि दूध की शर्करा कौन सी है, लैक्टोज, लेकिन जब लैक्टोज को हम तोड़ रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। कुल मिला के दूध में क्या क्या पाया जाएगा, लैक्टोज गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज भी पाया जाएगा और गैलेक्टोज भी पाया जाएगा। क्लियर है इतना? चलो, उम्मीद करता हूं ये फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनेगा, लैक्टोज, लेकिन जब लैक्टोज को गर्म करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में क्या बनेगा, गैलेक्टोज। कुल मिला के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है दूध में, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्लियर है इतना, लैक्टोज क्लियर है आप सभी को? यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, माल्टोज। अब हम बात करते हैं माल्टोज की कि सर माल्टोज क्या है। तो पहली बात तो माल्टोज को कहा जाता है आलमंड शुगर। क्यों? क्योंकि ये किसमें पाई जाती है, बादाम वगैरह में पाई जाती है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उनमें पाई जाती है, आलमंड शुगर बोलते हैं। इसी को कहा जाता है माल्ट शुगर। क्या कहा जाता है, माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, माल्ट शुगर। या अपनी भाषा में कहे तो अनाजों में पाई जाने वाली, अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, माल्टोज। अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी, माल्टोज होगी। अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा माल्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज। फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज, कौन सी है, फ्रक्टोज। क्लियर है? लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना था, ग्लूकोज पर गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अच्छा, एक चीज यहां पर मिसिंग है, एक चीज क्या रह गई थी अपनी, एक चीज ये कि भैया ये जो हमने पढ़ा सर लैक्टोज, इस लैक्टोज का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना, C12H22O11। क्या होगा, C12H22O11, C12H22O11, ये इसका सूत्र होगा। किसका, ये सूत्र होगा किसका भैया, लैक्टोज का। क्लियर है? अब हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज किन किन चीजों से मिलकर बना है, मतलब सर यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग क्या, सैकराइड की, या कितने मोनोसैकराइड से जुड़ के बना है। तो याद रखना, माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के जुड़ने से बना है। क्या, माल्टोज। क्या बना है, माल्टोज। तो देखो, जब दो मोनोसैकराइड के अणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा, माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकराइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकराइड, और दोनों के जुड़ने से क्या बना, माल्टोज बना। क्या बना, माल्टोज बना। ठीक है, अब देखिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के जुड़ने से क्या बन रहा है, माल्टोज। क्या बन रहा है, माल्टोज बन रहा है। ठीक उसी प्रकार जब यदि आप क्या करते हैं, माल्टोज को गर्म करते हैं, माल्टोज को क्या करते हैं आप लोग, गर्म करते हैं। तो जब भी आप माल्टोज को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, आपको यहाँ पर ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। कितने अणु प्राप्त होते हैं यहाँ पर ग्लूकोज के, आपको 2 अणु प्राप्त होंगे। ठीक है, तो माल्टोज को गर्म करने पर कितने ग्लूकोज के अणु प्राप्त होंगे, 2 ही होंगे। फिर वही कंसेप्ट, ईंटों से मिलाकर दीवार बने, तो तोड़ेंगे तो वापस क्या बनेगी, दीवार ही बनेगी हमारी। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बना, माल्टोज, और माल्टोज को गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें, अनाजों में। किसमें पाई जाती है, अनाज में। इसीलिए प्यारे दोस्तों याद रखना कि अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी, अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, माल्टोज है। ठीक है, आप रोटी खाते हैं तो रोटी एकदम कड़वी लगती है क्या आपको, नहीं ना, मतलब रोटी हल्की सी क्या होती है, मीठी होती है, एकदम ऐसा नहीं चाशनी जैसी मीठी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कड़वी होती है ना।
तो अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी? माल्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। माल्टोज किन किन दो चीजों से मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है यहाँ पर? सुक्रोज। अगला यहाँ पर क्या है? सुक्रोज। और सुक्रोज की बात करते हैं कि सुक्रोज जो है किससे किससे मिलके बना है? पहली बात, सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर। क्या कहा जाता है? टेबल शुगर। मतलब भैया जो हमारी घर की शक्कर होती है ना, हाँ वही शक्कर जो आप सोच पा रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? मीठी मीठी चाय पीते हैं हम, ठीक है। तो जो घर की शक्कर होती है, उस घर की शक्कर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सुक्रोज। घर की शर्करा में या घर की शक्कर को हम क्या कह सकते हैं? सुक्रोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सुक्रोज कह सकते हैं। इसी को कहा जाता है जैगरी शुगर। मतलब जैगरी मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? जैगरी का मतलब होता है गुड़। क्या होता है? गुड़। तो इसी को जैगरी शुगर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? जैगरी शुगर। क्या कहेंगे इसे हम लोग? जैगरी शुगर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? जैगरी शुगर। ठीक है, अब जैगरी शुगर कहा हम लोगों ने, और जैगरी शुगर के बाद, जैगरी शुगर के बाद इसी को हम कहेंगे, जैगरी शुगर हो गया हमारा, क्या क्या कहा? टेबल शुगर, जैगरी शुगर, केन शुगर भी कहते हैं इसे हम लोग। क्या कहेंगे? केन शुगर। केन शुगर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? केन शुगर बोलते हैं। इससे क्या हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम क्या बोल देंगे? केन शुगर बोल देंगे, ठीक है। अब केन शुगर मतलब क्या? केन मतलब क्या होता है? गन्ना। गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा, क्योंकि देखो शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। गुड़ किससे बनता है? गन्ने से बनता है। तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा किसमें? ये भी मतलब केन शुगर भी क्या होगा? सुक्रोज ही कहलाएगा, ठीक है। अब सुक्रोज की यदि हम बात कर लें कि सुक्रोज जो है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो देखो याद रखना, सुक्रोज जो है ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु प्लस ग्लूकोज का अणु प्लस हम बात कर लें फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों के जुड़ने से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के जुड़ने से क्या बनेगा भैया? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के जुड़ने से बनता है क्या? माल्टोज। क्या बनेगा? तो इन दोनों के जुड़ने से बनता है भैया माल्टोज। क्या बनेगा? माल्टोज। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के जुड़ने से क्या बनेगा? सॉरी, हम बात करें सुक्रोज की, मैं गलती से माल्टोज कह दिया। क्या बनेगा? यहां पर बनेगा क्या? सुक्रोज। क्या बन जाएगा? सुक्रोज, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि आप क्या करते हैं सुक्रोज को, यदि आप क्या करते हैं सुक्रोज को गर्म करते हैं, सुक्रोज को गर्म करते हैं तो आपको क्या होगा? दो अणु प्राप्त होंगे। दो अणु कौन कौन से प्राप्त होंगे? एक तो प्राप्त होगा ग्लूकोज का, एक प्राप्त होगा ग्लूकोज का, प्लस एक प्राप्त होगा किसका? फ्रक्टोज का। किसका प्राप्त होगा आपको? एक अणु फ्रक्टोज का प्राप्त होगा, ठीक है। तो सुक्रोज को हाउस होल्ड शुगर भी कहा जाता है, या सुक्रोज को ही टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, या सुक्रोज को ही जैगरी शुगर या केन शुगर के नाम से जाना जाता है। सुक्रोज जो है एक प्रकार से डाइसैकेराइड है। किससे किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है, और इसी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलन से क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। और इसी सुक्रोज को जब गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला होता है ट्राइलोज। क्या होता है? ट्राइलोज या ट्राइलोज कह सकते हैं इसे हम लोग। ट्राइलोज, ट्राइलोज एक्चुअली क्या है? तो ये उपस्थित होता है किसमें? हीमोलिम्फ में। किसमें होता है? हीमोलिम्फ में। और हीमोलिम्फ एक्चुअली क्या है? हीमोलिम्फ पाया जाता है कॉकरोच। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच। मतलब कॉकरोच के समान और भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। कभी कॉकरोच को मारा है, बुरी बात है, मारना नहीं चाहिए, जीव हत्या बहुत बुरी बात है, पाप लगता है, ठीक है, नहीं ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी मरा हुआ कॉकरोच देखा होगा, या किसी कारणवश गलती से पैर रखा गया होगा आपका, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी मान लो कॉकरोच के ऊपर पैर रखा है ना, इमेजिन करना, तो जैसे ही पैर रखा आपने, वैसे क्या होता है? पहली बात तो एक कट्टे से आवाज आती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऊपरी सतह होती है एकदम स्मूथ चिकनी चिकनी होती है, हाथ नहीं लगाना है, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो उसकी ऊपरी सतह होती है, अब जैसे ही आपने पैर रखा, उसकी ऊपर की सतह किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? काइटिन की। आगे बताऊंगा मैं काइटिन क्या होता है, ठीक है। अब काइटिन की बनी होती है। अब जैसे ही आपने पैर रखा कॉकरोच के ऊपर, कॉकरोच पिचक जाएगा, और जैसे ही पिचकेगा उसमें से क्या होता है? सफेद सफेद पानी निकलने लगता है। देखा हो कभी? और नहीं देखा हो तो कभी देखना, मरे हुए कॉकरोच के ऊपर पैर रख के देखना,
मरे हुए के ऊपर रखना। लेकिन ठीक है, अब क्या है, आपने कॉकरोच के ऊपर पैर रखा, सफेद सफेद पानी निकला। अब वो सफेद सफेद पानी क्या है, ज़्यादा पानी पी लिया था उसने? नहीं, ज़्यादा पानी नहीं पिया था। एक्चुअली क्या है, जो कॉकरोच और उसके समान जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके ब्लड का रंग कैसा होता है, वाइट होता है। कॉकरोच जो होता है, इसके ब्लड का रंग कैसा होता है, इसका ब्लड कैसा होता है भैया, इसका ब्लड होता है वाइट। कैसा होता है, वाइट। जैसे कि हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है ना। तो हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, रेड इस कारण से होता है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक उसी प्रकार जो कॉकरोच और जो बाकी कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ। क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ। और इसी हीमोलिम्फ के कारण क्या होता है, कॉकरोच और इनके समान जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका ब्लड क्या होता है, वाइट होता है। अब मेरी बात सुनो, ट्राइलोज एक्चुअली क्या है, एक प्रकार से ओलिगोसैकेराइड है, जो कि किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है हीमोलिम्फ में पाया जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं, किसमें पाया जाता है, हीमोलिम्फ में पाया जाता है, हीमोलिम्फ में पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं कि हीमोलिम्फ क्या है। तो हीमोलिम्फ क्या है, जो कॉकरोच और इसके समान जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें पाया जाता है। और इसी की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इनका ब्लड क्या होगा, वाइट होगा, सफ़ेद होगा। जैसे कि हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, वैसे ही इनका रक्त क्या होता है, सफ़ेद होता है। क्या होगा, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। तो दोस्तों ये जो 4 एग्जांपल लिए, ये चारों के चारों किसके उदाहरण है, ये चारों के चारों उदाहरण है प्यारे दोस्तों, किसके, हमारे ओलिगोसैकेराइड के। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन से देखे हम लोगों ने। सबसे पहले देखा लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना है, तो लैक्टोज मिलकर बना है भैया क्या क्या, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। याद कर लो यहीं पर, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जहां भी बैठे हो ना, वहां पे कम से कम 1 से 2 बार रिपीट कर लो, ताकि पास वाले को भी लगे कि हाँ ये पढ़ाई कर रहा है ना, क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया, ये रिपीट कर रहा है। तो हमको पास वाले की कोई परवाह नहीं करना है, हमको हमारे कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, याद करना है। जितना कंफ्यूज होना है घर बैठे बैठे अपनी स्टडी रूम में, क्लास में हो लो, लेकिन एग्जाम हॉल में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आजकल एक क्या है, पहली बात तो लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का। लेवल बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, चारों के चारों ऑप्शन हमको वहां पर जुड़वा भाई बहन दिखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लगता है कि ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्या लगता है, ये मैंने कल रात को पढ़ा था। अगला ऑप्शन देखते हो तो क्या होता है, ये हो सकता है कहीं ना कहीं पढ़ा था। और चौथा लगता है कि भैया इस प्रश्न के हिसाब से चौथा आंसर नहीं होगा। अब बताओ, चारों के चारों हमको वहां पर जुड़वा भाई बहन जैसे दिखते हैं। तो ये कब होता है, ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए अच्छे कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो लैक्टोज हो गया, बता दोगे लैक्टोज किससे किससे जुड़ के बना है, तो लैक्टोज एक तो हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फिर अगला देखा हम लोगों ने माल्टोज, क्या देखा, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगला देखा हम लोगों ने क्या, सुक्रोज, तो वो किससे मिलके बना है, तो सुक्रोज मिलके बना है किससे, सुक्रोज मिलके बना है किससे, एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से। ठीक है, अब देखो कुछ प्रश्नों के जवाब हम लोग फटाफट देखते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ग्लूकोज। क्या होगी, ग्लूकोज। क्या होगी, ग्लूकोज। इसके बाद में हम देखते हैं कि भैया फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज, कौन सी होगी, फ्रक्टोज। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज दोनों पाई जाती है। अनाजों में पाई जाने वाली माल्टोज। कॉकरोच या हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा ट्राइलोज, कौन सी होगी, ट्राइलोज होगी। कौन सी होगी, ट्राइलोज। घर की शक्कर में, गुड़ में, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी, वो होगी सुक्रोज। वो कौन सी होगी, सुक्रोज। तो इसी के साथ यहां पर क्या होता है, हमारा जो डाइसैकेराइड है वह वाला पोर्शन, सॉरी ओलिगोसैकेराइड है, वह वाला पोर्शन यहां पर क्या होता है, फाइनली खत्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है हमको, आगे पढ़ना है हमको पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ना है दोस्तों, पॉलीसैकेराइड। कि सर पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, परिभाषा रटना नहीं है। देखो, मोनो मतलब क्या होता है, एक। ओलिगो मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 9 तक सैकेराइड की यूनिट्स होगी, वह क्या कहलाएगा, ओलिगोसैकेराइड। फिर देखा हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड, हम कहां तक आ गए थे, 9 तक, है ना। अब देखिएगा, ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, 11 भी हो सकता है, 10 से ज्यादा हमने कहा ना। तो ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा
या तो 10 होगा या 10 से ज्यादा हो सकता है, 10 से ज्यादा, लेकिन कितनी भी, तो कितनी भी मतलब क्या अनंत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो 10 या 10 से ज्यादा, इन्फिनिटी तक भी जा सकते हो, अनंत तक भी जा सकते हो, देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, पॉलीसैकेराइड का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 या 10 से ज्यादा सैकेराइड की यूनिट्स प्रेजेंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड। उसे हम क्या कह देंगे, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग, पॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। पहली बात तो याद रखना कि सर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक होगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बाद में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज सभी पढ़ते हैं ना आगे चल के, सेल्यूलोज। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च, क्या हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च के बाद आपको पढ़ना है भैया काइटिन, क्या पढ़ना है, काइटिन। और काइटिन के बाद हम लोगों को देखना है क्या, इन्यूलिन। क्या देखना है, इन्यूलिन, ठीक है। तो इन्यूलिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, पॉलीसैकेराइड के हैं। किसके एग्जांपल है ये, पॉलीसैकेराइड के हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्लियर है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, इन्यूलिन, ये पांचों किसके एग्जांपल होंगे, तो ये पांचों किसके एग्जांपल है भैया, हमारे पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड, पोली मतलब क्या होता है, बहु, पोली मतलब क्या होता है, बहु। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहु मतलब घर की बहू की बात नहीं की जा रही है ना, हम पोली की बात कर रहे हैं। पोली मतलब मेनी बोल सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है पॉलीसैकेराइड, इसमें एक्चुअली क्या होगा कि या तो 10 मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वेरियस अलग अलग मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाकर किसका निर्माण करेंगे, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेंगे। ये आपस में एक लंबी श्रृंखला बनाकर क्या करेंगे, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेंगे। अब यदि यहां पर ध्यान से सुनना दोस्तों, अब यदि यहां पर एक समान सैकेराइड की यूनिट्स आपस में जुड़ रही है, एक समान सैकेराइड की यूनिट्स आपस में जुड़कर पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर रही है, तो इसे कहा जाता है होमोसैकेराइड। हम इसकी परिभाषा क्या देंगे होमोसैकेराइड की, यदि एक समान सैकेराइड की यूनिट से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोसैकेराइड। क्या कहेंगे, होमोसैकेराइड, ठीक है। इसका ठीक उल्टा होता है क्या, हमारा हेटेरोसैकेराइड, मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग सैकेराइड यूनिट्स से मिलकर बना पॉलीसैकेराइड क्या कहलाएगा, हेटेरोसैकेराइड कहलाता है। देखो यदि एक समान सैकेराइड की यूनिट से मिलकर बना है तो क्या कहलाएगा, होमोसैकेराइड। और यदि अलग अलग, जैसे कि एग्जांपल समझते हम लोग, एग्जांपल देखिएगा जरा, एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हम बात कर ले, एक यहां पर हो गया ग्लूकोज, इसके बाद में फिर यहां पर हो गया फ्रक्टोज, फिर ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। इसके बाद में ले लिया माल्टोज, फिर ले लिया हम लोगों ने यहां पर सुक्रोज। यदि इनसे जुड़कर बन रहा है तो वह क्या कहलाएगा, देखो यहां पर क्या है, अलग अलग सैकेराइड्स है ना, अलग अलग सैकेराइड्स है, तो यदि वो इनसे जुड़कर बन रहा है तो क्या कहलाएगा, हेटेरोसैकेराइड्स। क्या कहलाएगा, हेटेरोसैकेराइड। लेकिन यदि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, इसी प्रकार से आपस में ये क्या कर रहे हैं, जुड़कर बन रहे हैं, एक ही प्रकार की सैकेराइड यूनिट से आपस में जुड़कर बन रहे हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, तो वह कहलाते हैं क्या, हमारे होमोसैकेराइड। होमोसैकेराइड मतलब एक ही प्रकार की सैकेराइड यूनिट से मिलकर बना पॉलीसैकेराइड क्या कहलाएगा, होमोसैकेराइड। और एक अलग अलग प्रकार की सैकेराइड इकाई से मिलकर बना पॉलीसैकेराइड क्या कहलाएगा, हेटेरोसैकेराइड। परिभाषा क्लियर होगी आप सभी को। अब देखना है हम लोगों को इसके सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात कर लें किसकी,
होमोसैकेराइड की। होमोसैकेराइड का एग्जांपल यहां पर सबसे पहले हमको देखना है क्या, ग्लाइकोजन। क्या देखना है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसका एग्जांपल है, होमोसैकेराइड का। ग्लाइकोजन के बाद में स्टार्च, इसके बाद में क्या है, स्टार्च। फिर यहां नंबर 3 करके लिख रहा हूं मैं, स्टार्च हो गया। स्टार्च के बाद में हमारा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बाद में हमको पढ़ना है यहां पर, मतलब ये किसका एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, होमोसैकेराइड का। सेल्यूलोज हो गया। इसके बाद में काइटिन, क्या हो जाएगा, काइटिन। क्या हो गया, काइटिन। ठीक है, और तो मतलब चारों की चारों, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन। इसके बाद में एक होता है इन्युलिन। क्या होगा, इन्युलिन। ये पांचों की पांचों किसके उदाहरण है, होमोसैकेराइड के। और होमोसैकेराइड खुद क्या है, एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड। क्लियर है, बता पाओगे कि सेल्यूलोज क्या है सर, पॉलीसैकेराइड। उसके अंदर पूछे तो क्या होगा, ये होमोसैकेराइड है। क्या है, होमोसैकेराइड। ठीक है, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, क्या होगा, होमोसैकेराइड। क्या होगा, ये होमोसैकेराइड। क्लियर है, तो आपको ये हो सकता है कि वर्गीकरण क्लियर हो गया हो। ठीक है, देखिए जरा, हमने क्या पढ़ रहे थे, पॉलीसैकेराइड। लंबी लंबी श्रृंखलाओं के जुड़ने से क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड। दो प्रकार की श्रृंखलाएं बन सकती है। यदि एक ही प्रकार के सैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो होमोपॉलीसैकेराइड, और अलग अलग प्रकार के सैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो हेट्रोसैकेराइड बनेगा। क्या बनेगा, हेट्रोसैकेराइड बनेगा। क्लियर है इतना। फिर इसका एग्जांपल याद रखना हमको कि होमोसैकेराइड में क्या आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, स्टार्च आएगा, सेल्यूलोज, काइटिन और इन्युलिन। क्या आ जाएगा, इन्युलिन आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं हेट्रोसैकेराइड की, और हेट्रोसैकेराइड में एक एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है, जिसे हम लोग कहते हैं हिपेरीन। क्या कहेंगे, हिपेरीन कहेंगे। क्या कहेंगे पहले दोस्तों, हिपेरीन कहते हैं, जो कि हमारे शरीर का एक एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट होता है। हमारे शरीर का एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट क्या होगा, वो होगा हिपेरीन। क्या होगा, हिपेरीन। ठीक है दोस्तों, चलो तो हमने देखे यहाँ पर हेट्रोसैकेराइड, हमने देखा यहाँ पर होमोसैकेराइड, और दोनों की परिभाषा प्लस साथ में दोनों के एग्जाम्पल देखे। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट पीपीटी की ओर, और अब हमको पढ़ना है एक्चुअली क्या है कि देखो, पॉलीसैकेराइड या तो भंडारण रूप में पाया जाता है या संरचनात्मक रूप में पाया जाता है। भंडारण मतलब स्टोरेज की बात कर रहे हैं, और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल। या तो स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है या स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है। तो हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। जैसे इसको छोड़ो, जैसे कि हम बात कर लें भैया, क्या हम बात करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या, स्टार्च। क्या देख लेते हैं, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च एक्चुअली क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, है ना, पेड़ पौधों का प्लांट्स का रिजर्व फूड, पेड़ पौधों का प्लांट्स का रिजर्व फूड क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। ठीक है, स्टार्च हो गया। इसके बाद में ये हो गया। ठीक है, पेड़ पौधों का रिजर्व फूड क्या कहलाता है, स्टार्च। क्लियर, स्टोरेज कर रहा है। इसके बाद देख ले हम लोग ग्लाइकोजन, इसके बाद देख ले ग्लाइकोजन, इसके बाद देख ले हम लोग ग्लाइकोजन। तो जो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, या इसके अलावा जो भी और जीव जंतु होते हैं, तो ह्यूमंस का रिजर्व फूड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिजर्व फूड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिजर्व फूड। रिजर्व फूड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने खाना खाया, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर आ रहा हूँ, ग्लाइकोजन के ऊपर। आप सोच रहे होंगे सर ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, हम आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ग्लाइकोजन के ऊपर। अब यदि आप लोगों ने जैसे मान लो खाना खाया, रात को खाना खाया, दबा के दाल बाटी खा ली, ठंड का मौसम है अच्छे से। अब दाल बाटी खाने के बाद क्या हुआ, आपने खाना खाया, इतना मेहनत का काम आपको करना नहीं है, और जब मेहनत का काम नहीं करना है तो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है ब्लड में, उसको हमारा इंसुलिन क्या कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। और जिस दिन मान लो हमको चक्कर आता है, गलती से खाना नहीं खाया, है ना, तो चक्कर आने वाली कंडीशन में क्या होता है, फटाफट क्या होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है, वह ग्लाइकोजन को वापिस तोड़ देता है, किसमें, ग्लूकोज में। किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो रूप देखा हम लोगों ने, ये कौन सा रूप है, ये भंडारण वाला रूप है। कौन सा रूप है ये, कार्बोहाइड्रेट का मतलब पॉलीसैकेराइड का भंडारण वाला रूप देखा। अब हम बात करते हैं संरचनात्मक रूप, किसकी, संरचनात्मक रूप की। किसकी बात करते हैं हम लोग, संरचनात्मक रूप की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड के संरचनात्मक रूप की हम लोग यहां पर अब बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, संरचनात्मक रूप की। देखो जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं,
है ना। इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, कठोर भाग होता है सेल वॉल, वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है किसका प्यारे दोस्तों, वो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो प्लांट्स की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद में हम बात कर लें काइटिन की। किसकी बात करते हैं, काइटिन की। तो काइटिन एक्चुअली क्या है, काइटिन जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इन कीड़े मकोड़ों की जो ऊपरी सतह होती है, कीड़े मकोड़ों की जो ऊपरी सतह होती है, सॉरी काइटिन, हाँ ऊपरी सतह होती है, वो किसकी होगी, काइटिन की होगी। इसके बाद में हम देख लें कि जो कवक होते हैं, कवक, इन कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो भी किसकी बनी होती है, वो भी बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होती है। क्लियर है। इसके बाद में एक होता है इन्यूलिन। इन्यूलिन ये एक्चुअली क्या है, इन्यूलिन, तो इन्यूलिन एक्चुअली क्या होता है कि जो डहेलिया पौधे होते हैं, डहेलिया प्लांट्स, डहेलिया पौधे होते हैं, इनमें क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। तो डहेलिया पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, इन्यूलिन। डहेलिया पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, इन्यूलिन कहलाता है। डहेलिया पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट इन्यूलिन। कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की। कीड़े मकोड़ों की ऊपरी सतह किसकी होती है, काइटिन की। और पेड़ पौधों की, प्लांट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो यहां पर हमने वही देखा है कि पॉलीसैकेराइड के दो रूप मिलते हैं हमको। एक मिलता है कौन सा, भंडारण रूप सॉरी, और एक मिलता है कौन सा, संरचनात्मक रूप। एक रूप कौन सा मिलता है, संरचनात्मक रूप। ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमने क्या देखा कि मानव शरीर में उपस्थित होता है, मतलब मानव शरीर में संचित। और ये संचित कहां पर होता है, याद रखना, ये संचित कहां पर होता है, लीवर में होता है। कहां पर होता है, लीवर में। तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहां पर होता है, लीवर में। लीवर के साथ में और कहीं होता है सर, बिल्कुल होता है। कहां पर, थोड़ा बहुत होता है मसल्स में, जो मांसपेशियां होती है वहां पर भी हल्का सा इसका स्टोरेज होता है। लेकिन ज्यादा कहां पर होता है, ज्यादा होता है कहां पर, लीवर में। ज्यादा कहां पर होगा, लीवर में होता है। इसका स्टार्च एक्चुअली क्या है कि पेड़ पौधों द्वारा संग्रहित कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, स्टार्च। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये देखा हम लोगों ने। इसके बाद अब ये होगी इसके संरचनात्मक रूप, जो कि मैं आपको यहां पर अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है। अब देखो सीधा आते हैं हम लोग हमारे एक एक एग्जांपल के ऊपर। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण क्या हमारा, ग्लाइकोजन। पहली बात तो सर ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड है। क्या है, एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन क्या एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। क्या होता है ये, तो मानव शरीर में, मानव ये ह्यूमन बॉडी में है ना, मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, वह कहलाता है क्या, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। एक्चुअली क्या होता है कि आपने खाना खाया, खाने का पाचन हुआ, और पाचन के द्वारा जो ग्लूकोज बना है, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ये ग्लूकोज कहां पर होगा, ब्लड में होगा। ये ग्लूकोज कहां पर होगा, ब्लड में होगा, इन द ब्लड। ग्लूकोज कहां पर होगा, ब्लड में होगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है। हम पढ़ेंगे कि हार्मोन का स्रावन कहां से होता है, पाचन में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग, तो उस हार्मोन में एक हार्मोन है कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा, इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन एक्चुअली क्या करता है भैया, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है सॉरी, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट करता है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। कौन करेगा, इंसुलिन। और ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहां पर होता है, या तो मतलब सबसे ज्यादा कहां पर होता है, लीवर में। उसके बाद थोड़ा बहुत कहां पर होता है, हमारे मसल्स में, मतलब हमारी मांसपेशियों में भी इसका स्टोरेज थोड़ा बहुत होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्या होता है, जब हमको वापस भूख लगती है, भूख लगी, या फिर जब भूख तो छोड़ो, जब मान लो आपको चक्कर आ रहे हैं,
आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी। अब आपको क्या हो रहा है, ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होगी कि आप बाहर से क्या करोगे, 2 चम्मच ग्लूकोज लोगे, पी लोगे, उससे क्या होगा, फिर हमको एटीपी प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है कि हमारे शरीर में जो हम लोगों ने आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज संग्रहित किया था ग्लाइकोजन के रूप में, वही ग्लाइकोजन वापस टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में। वही ग्लाइकोजन वापस टूट जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन करेगा, ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन करेगा भैया, ग्लूकेगोन हार्मोन करेगा। कौन करेगा, ग्लूकेगोन हार्मोन करेगा, ठीक है। ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा, वो करेगा ग्लूकेगोन हार्मोन करेगा। ये बात समझ में। एक्चुअली क्या होता है रियली में, आप देखना कि जैसे मान लो आप लोग उपवास रहते हो, या आजकल के उपवास बड़े कठिन होते हैं भैया, ठीक है। पहले के उपवास तो आसान होते थे, आजकल के उपवास देख लो कितने कठिन होते हैं। सुबह से बस 1-2 गिलास दूध, 1-2 बार चाय सुबह से, फिर 1-आध कटोरी ड्राई फ्रूट्स, फिर सेव फल खा लिए, फिर दोपहर में और कुछ फल फ्रूट्स खा लिए फिर दोपहर में हम लोगों ने चिप्स से खा ली, और शाम को क्या होता है, शाम को पूजा करने के बाद 1-2 थाली हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी खा ली, और उसके बाद भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है। ये हमारा एकदम कठोर तप था, उपवास था। लेकिन पहले की बात कर ले कि केवल पानी पर दिन भर रहना पड़ता था, उस समय की बात कर ले तो उस समय हमको एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती थी, ये चक्कर आते हैं तो तब एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती थी, तो तब हमको एनर्जी प्राप्त होती थी कहाँ से, ग्लाइकोजन से। यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता था किसमें, ग्लूकोज में, और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता था, ग्लूकेगोन को। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, या आप अच्छा खासा कमाते हैं, ठीक है, और आपको सैलरी मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है, मान लो 1 लाख रुपए प्रति महीना। अब आपको केस मिल रहा है, मान लो अकाउंट नहीं है आपके पास, आपको केस मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए प्रति महीना मिल रहा है आपको। अब आपका खर्च कितना है, 50,000 का खर्च, कितना है, 50,000 का खर्च है आपका, लेकिन सेविंग कितनी हो रही है, 50,000 की हो रही है। आप क्या करोगे, आवश्यकता से अधिक पैसे को क्या करोगे भैया, एक जगह पर सुरक्षित रख दोगे ना, क्या कर दोगे, रख दोगे। लेकिन मान लो जैसे अभी कोविड का पेंडेमिक गया था, है ना, कोविड का समय गया अभी, तो कोविड के समय क्या हुआ, बहुत सारे जो प्राइवेट कर्मचारी थे बेचारे, उनको जॉब से जाना पड़ा, या तनख्वाह नहीं भी मिली, ठीक है, या हो सकता है कि 3-3, 4-4 महीने फ्री में काम करना पड़ा हो, ठीक है, ताकि उनकी जॉब ना जाए। बहुत सारी कंडीशन रही होगी ना। तो ऐसी और कोई मान लो कि भैया अनहोनी हो जाए, कोई ऐसा समय आ जाए कि जब सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, पैसों की अत्यंत आवश्यकता होगी, तो फिर क्या होगा, जो हम लोगों ने वो 50,000 सेविंग करके रखे थे, 50,000 सेविंग करके रखे थे, उनको वापस लेकर आएंगे ना, हम लोग वापस लेकर आएंगे ना। तो ये क्या है, ये हमारे ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज है, और ये हमारा क्या है, ग्लाइकोजन। जब जरूरत पड़ी है तब वापस इसको हम तोड़ रहे हैं, किसमें, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, इसी इंसुलिन की कमी से, जैसे आप बताता हूँ आपको मैं कि इंसुलिन की कमी से, जैसे आपके शरीर में क्या होता है, इंसुलिन कम होता है, डाउन होता है, वैसे ही क्या होता है, आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा, और उसी स्थिति को हम लोग कहेंगे डायबिटीज। क्या कहेंगे, डायबिटीज, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी के कारण ही क्या होता है, डायबिटीज होता है। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इस इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इस इंसुलिन की खोज करी थी किसने भैया, एक व्यक्ति थे फ्रेडरिक बेंटिक। किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिक ने की थी। किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिक ने की थी, ठीक है। और यहाँ लिखता हूं मैं, ये जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिक। यदि आपके घर में कोई शुगर के पेशेंट हो तो आप देखना कि वो एक्चुअली क्या करता है, डिपेंड करता है कि उनकी शुगर का लेवल क्या है, और वो क्या करते हैं कि खाना खाने के 15-20 मिनट पहले एक गोली या कैप्सूल खाते हैं, या कोई इंजेक्शन लगाता है। तो गोली, इंजेक्शन, कैप्सूल क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का ही होता है। किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का होता है, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पर कि इंसुलिन हार्मोन का ही मेन फंक्शन है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें किया, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकेगोन ने कन्वर्ट किसमें कर दिया, ग्लूकोज में। कब, जब हमको आवश्यकता पड़नी थी तब किया, ठीक है। तो यहां पर पॉलीसैकेराइड का हमने पहला एग्जांपल देखा, कौन सा, ग्लाइकोजन देखा, ठीक है। अब ग्लाइकोजन के बाद अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कौन सा, स्टार्च का। कौन सा देखते हैं, स्टार्च का। अब स्टार्च एक्चुअली क्या होता है, तो स्टार्च पेड़ पौधों में या प्लांट्स में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। क्या होता है,
संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है कौन? स्टार्च। और एक और बात, मानव द्वारा, हमारे द्वारा मतलब है ना, मानव द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट वो भी कौन सा है? तो वो भी कौन सा? हमारा स्टार्च है। कि मानव द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? स्टार्च है। जैसे कि आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है सबसे ज्यादा? ये तो इन सब में सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टार्च होता है। तो देखो, मानव द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? स्टार्च होगा, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे एक्चुअली क्या करते हैं? जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लीफ से हो सकती है। अब इसकी पत्तियों में क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी पत्ती बन गई, छोटी बनाते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जैसे मान लो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अब भोजन कहाँ बनेगा? पत्ती में बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? पत्ती में। लेकिन जो लीफ्स होती है, इसी लीफ्स में क्या होगा? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होगा और इसी प्रकाश संश्लेषण से क्या बना? फूड बना। क्या बना? फूड बना। लेकिन क्या ये संग्रहित कर सकती है क्या? नहीं। तो फिर क्या होता है? फूड जाइलम फ्लोएम के माध्यम से कहाँ पर आता है? जड़ों में आता है। कहाँ पर आता है? जड़ों में। और ये जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च संग्रहित कहाँ पर होता है? पौधों की जड़ों में होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ पर जड़ों में संग्रहित होता है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में स्टार्च संग्रहित कहाँ पर होता है, पेड़ पौधों में स्टार्च संग्रहित कहाँ पर होता है, तो याद रखना इसकी जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वहां पर इसका संग्रहण होता है। कहाँ पर होता है? इसका जड़ों में इसका संग्रहण होता है पेड़ पौधों के, ठीक है। बनता कैसे? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा ये बनता है। क्लियर है? तो स्टार्च क्लियर आप सभी को? हाँ, और याद रखना कि स्टार्च है ये एक्चुअली क्या है, यदि इसकी बात कर लें स्टार्च की, तो ये अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। मतलब अल्फा ग्लूकोज के एन अणुओं से मिलकर बना होता है। स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज के एन अणुओं से मिलकर बना होता है। एन क्यों कहा हम लोगों ने? क्योंकि पॉलीसेकेराइड की परिभाषा ही यही होती है कि जहां पर क्या होगा कि सेकेराइड की अनेक इकाइयां 10 से ज्यादा, लेकिन 10 से कितनी भी ज्यादा हो सकती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एन लिख दिया। तो याद रखना कि स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज की एन इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात कर लें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन भी एक्चुअली क्या होता है? ये भी अल्फा ग्लूकोज किससे मिलकर बना होता है? अल्फा ग्लूकोज की एन इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो स्टार्च और स्टार्च के साथ में ग्लाइकोजन, ये दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? ये दोनों मिलकर बने होते हैं किससे? अल्फा ग्लूकोज से। किससे मिलकर बने होते हैं? अल्फा ग्लूकोज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनिलीन की बात करते हैं। एनिलीन एक्चुअली क्या है? इसकी यदि हम बात करें एनिलीन की, तो देखो ये पहली बात तो जो डहेलिया पौधे होते हैं, कौन से पौधे होते हैं? डहेलिया प्लांट्स होते हैं। तो इन डहेलिया प्लांट्स में पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, डहेलिया प्लांट्स में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो है एनिलीन। बस इसका इतना ही फैक्ट है, याद रखना कि एनिलीन किस में पाया जाता है? डहेलिया पौधों की या डहेलिया पौधों की जड़ों में, या इसमें संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, इसमें संग्रहित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? एनिलीन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? सेल्यूलोज। क्या होगा? सेल्यूलोज। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कौन सा? सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, हरी घास हो गई,
इन सब में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। किसमें किसमें होता है, प्लांट्स में, घास में आदि में उपस्थित होता है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा पूरी प्रकृति में क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब खैर अभी तो संख्या कम हो रही है, लेकिन मान लो कि पहले क्या होता था, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, घास है। आपको घास हर जगह मिलेगी, इसके बाद में पेड़ पौधे हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है क्या, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज एक प्रकार से क्या होता है, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेल्यूलोज है। कौन सा है, सेल्यूलोज है। ठीक है, जो क्या है, जो कि बीटा ग्लूकोज के एन नंबर्स से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज के एन नंबर से मिलकर बना होता है। कौन सा, सेल्यूलोज। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है, तो याद रखना सेल्यूलोज का बहुलक क्या होता है, ग्लूकोज होता है। मतलब ग्लूकोज किसका बहुलक होता है, तो ये होता है सेल्यूलोज का। किसका बहुलक होता है, सेल्यूलोज का। पॉलीमर सेल्यूलोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, सेल्यूलोज का बहुलक होता है। मतलब अल्फा, हमने कहा ना कि अल्फा मतलब मेनी ग्लूकोज जुड़कर क्या बना रहे हैं, सेल्यूलोज। तो बहुलक का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनने वाला बड़ा कण। तो देखो ग्लूकोज के जुड़ने से क्या बन रहा है, सेल्यूलोज बन रहा है। क्या बन रहा होगा, सेल्यूलोज बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ग्लूकोज किसका बहुलक होगा, सेल्यूलोज का। उसी प्रकार बहुत सारे जब यदि हम क्या करते हैं, सेल्यूलोज को आपस में जोड़ते हैं तो इसके जुड़ने से बनता है रेयोन। क्या बनता है, रेयोन। तो हम कह सकते हैं कि भैया सेल्यूलोज खुद किसका बहुलक है, सेल्यूलोज खुद किसका बहुलक है, तो वो है किसका, रेयोन का। किसका बहुलक है, रेयोन का बहुलक होता है। और सेल्यूलोज क्या हमारी बॉडी सेल्यूलोज को पचा सकती है क्या, क्या हमारी बॉडी सेल्यूलोज को पचा सकती है क्या? आप घास पत्ती वगैरह खा सकते हो क्या, चारा खा सकते हो क्या? तो नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि क्या होता है, पहले हमारे शरीर में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नाम की एक अवशेष, अब तो अवशेष ही हो गया है, एक अंग पाया जाता था। जब जहां पर छोटी आंत और जहां पर बड़ी आंत आपस में मिलती है ना, वहीं पर क्या होता है, उंगली के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं सीकम, और वहीं पर होती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। होता क्या है कि पहले के जमाने में जब मानव कच्चा मांस खाता था, घास फूस खाता था, पत्तियां खाता था, तो एक्चुअली क्या है कि पहले हम कहाँ पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, दाल बाटी वगैरह खाते थे। पहले कुछ मिलता था क्या हमको? मतलब हमारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आदि मानव की बात कर रहा हूं। जब मानव धीरे धीरे विकास हुआ क्या कि मानव का विकास जल से हुआ। पहले एक कोशिकीय जीव था, फिर जलीय जीव बना, फिर आदि मानव बना, फिर मानव से धीरे धीरे विकास होते गया, और आज मानव क्या कर रहा है, व्यापम की तैयारी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार एक्चुअली क्या है कि जब पहले आदि मानव था तब घास फूस पत्तियां कच्चा मांस, जहां उसको हिरण दिखा उसी हिरण को मारकर कच्चा खा गया। उसको कहाँ आइडिया था कि भैया इस हिरण को पका के भी खा सकते थे हम लोग, है ना, कच्चा मांस खाता था। तो इस कच्चे मांस को पकाने के लिए क्या होता था, हमारे बॉडी में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नाम का एक अंग पाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम कच्चा मांस खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, पका के खाते हैं भैया हम लोग। ठीक है, कि बना के खाते हो, पका का ही खाता होंगे ना, पका के खाता हूँ। अब क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते ही नहीं हम लोग, खाना पकाते हैं। क्योंकि खाना बनाता कौन है, पेड़ पौधे। हम तो परपोषी है, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। उसी प्रकार से जब हम खाना मांस पका के खाते हैं आजकल, ठीक है, तो जो हमारा अपेंडिक्स था उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे धीरे क्या किया, उसने काम करना बंद कर दिया। इसीलिए अब उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी देखना आप कि आपने देखा होगा भैया कि आपके यहीं पर किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। होता क्या है कि अपेंडिक्स में जब छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाता है, तो उसी समय अपेंडिक्स में मान लो गलती से उसका मुंह ओपन हुआ, कोई खाना उसमें चले गया, अब वो खाना क्या होता है, पड़े पड़े सड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो आप घर से बाहर 15 दिन के लिए जा रहे हैं और टिफिन में सब्जी रख के छोड़ गए। अब वो टिफिन में सब्जी रख के छोड़ गए, 15-20 दिन में जब वापस आ रहे हैं तो क्या सब्जी वैसे की वैसे मिलेगी आपको? आंसर होगा नहीं। उसमें क्या होगा, फफूंद लग जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाएगी, उसमें कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, है ना, मतलब खराब हो जाएगी ना। उसी प्रकार से जब अपेंडिक्स में क्या होता है, वो खाना पड़े क्या होता है, सड़ने लगता है, और सड़ने से क्या होता है, उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, और कीड़े उत्पन्न होने के बाद दर्द होता है, और जब दर्द होता है हम डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके काट के बाहर निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो आपसे पूछे कि क्या मानव सेल्यूलोज को पचा सकता है क्या? आप पेपर कागज खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। पेपर खा सकते हो क्या? आप नहीं खा सकते, ना हम लोग।
इसीलिए इसे हम क्या बोल देंगे कि भैया ये हमारे काम का है क्या, नहीं, हम इसको पचा नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो सेल्यूलोज, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? प्लांट्स और घास पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसके यूज अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसमें किसमें पाया जाता है। एक तो कागज में भी होगा भैया, कपास में भी पाया जाएगा, कागज में होगा, कपास में होगा, इन सब में ये पाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है काइटिन। अगला क्या है यहाँ पर? काइटिन। काइटिन की बात कर ले तो काइटिन एक्चुअली क्या है? पहली बात, जो कवक होते हैं, जो कवक होते हैं, तो कवक की सेल वॉल, कवक की कोशिका भित्ति, अच्छा कोशिका भित्ति से आधा 2 मिनट फैक्ट सुन लो कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स है ना, पेड़ पौधे, तो इन पेड़ पौधों की जो सेल वॉल होती है, पहले वैसे बता चुका हूं मैं आपको एक बार कि पेड़ पौधों की सेल वॉल वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जो कवक होते हैं, इन कवक की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? कवक की सेल वॉल मिलकर बनी होती है किससे? काइटिन से। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। इसके बाद जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनकी ऊपरी सतह, इनकी ऊपरी सतह, कीड़े मकोड़ों की ऊपरी सतह, कीड़े मकोड़ों की ऊपरी सतह किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से होती है। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन की। और काइटिन एक्चुअली क्या है? ये जुड़कर बना होता है किससे? नेग से। किससे जुड़ के बना होता है? नेग से। नेग का मतलब क्या होता है? नेग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसोमानिक, है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमानिक। एन एसिटाइल ग्लूकोसोमानिक के एन अणुओं से मिलकर बना होता है क्या? काइटिन बना होता है। क्या जुड़ा होता है? काइटिन बना होता है। ठीक है, तो काइटिन कहाँ होता है? कवक की कोशिका भित्ति में होता है, कीड़े मकोड़ों की ऊपरी सतह से होता है। इसी कारण से इनकी जो ऊपरी सतह होती है एकदम क्या होती है? चिकनी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले देखो, अब यहां पर कुछ फैक्ट और बच रहे हैं, जैसे कि मैं आपको कवर करा देता हूं फटाफट देख के। देखो, जैसे कि क्या होता है, यदि हम बात कर ले सैकेराइड की, किसकी बात कर ले? सैकेराइड की, है ना, सैकेराइड और ये सैकेराइड है। अब क्या हो रहा है यहां पर? एक से अधिक सैकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं, है ना, तो इन सैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, जो बंध पाया जाता है, इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन व्यापम का है, याद रखना कि सैकेराइड और सैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, सैकेराइड और सैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड है इसे कहा जाता है 2 मिनट रुकिएगा। देखो, सैकेराइड और सैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होगा इसे कहा जाता है ग्लाइकोहाइड या ग्लाइकोहाइडिक बॉन्ड। 2 मिनट को इससे छोड़ दो, भी इसे अपन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि बॉन्ड्स को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, तो देखो सैकेराइड और सैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड है और इस प्रकार से जो बॉन्ड हो गए वो हम अगले वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको अभी बता दूं कि अगले वीडियो में, जैसे यहाँ पे हमने अभी कवर किया कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट को कवर करने के बाद हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में कवर करेंगे किसको? प्रोटीन को। किसको कवर करेंगे? प्रोटीन को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।